नमस्कार। पश्चिम बंगाल के चुनावों की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं बल्कि आम मतदाताओं, सुरक्षा बलों और यहाँ तक कि हमारी न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गए हैं। सोचिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं तो दूसरी तरफ स्ट्रांग रूम के बाहर किले जैसी सुरक्षा है और इन सब के बिल्कुल बीचों बीच फंसा है वो आम मतदाता, जिसे अपने ही वोट की हिफाजत के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सीधे तथ्यों के आधार पर इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। आज हम इस पूरे मुद्दे को कुछ अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस बड़े कानूनी विवाद से जो सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। फिर हम चलेंगे स्ट्रांग रूम्स की उस अभेद्य सुरक्षा के बीच और वहां से होते हुए हम बात करेंगे रीपोलिंग यानी दोबारा मतदान की। हम उन कारणों को भी खंगालेंगे जिनकी वजह से रीपोलिंग करानी पड़ी और सबसे जरूरी बात, हम उस आम वोटर की परेशानी को समझेंगे जिसे अपना रोजगार छोड़कर दोबारा लाइन में लगना पड़ा। तो चलिए सबसे पहले उस कानूनी उलझन को सुलझाते हैं जिसने काउंटिंग से ठीक पहले सियासी पारे को काफी हाई कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में काउंटिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति को लेकर जो बहस हुई वो समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इस विवाद के दो बिल्कुल साफ पहलू हैं। एक तरफ टीएमसी की चिंता थी जिसे वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने रखा। उनका तर्क था कि अगर काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लगाया गया तो वहां कर्मचारियों की भीड़ लग जाएगी और पूरी काउंटिंग व्यवस्था चरमरा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट था। कोर्ट ने इस तर्क को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि चुनाव के दौरान कर्मचारी, चाहे राज्य का हो या केंद्र का, सभी सीधे चुनाव आयोग के अंडर ही काम करते हैं। ऊपर से हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और हर प्रत्याशी के एजेंट वहां मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में किसी भी तरह के पक्षपात का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और इस पूरी बहस को शांत किया एक बेहद अहम दस्तावेज ने, चुनाव आयोग का 13 अप्रैल का सर्कुलर। चुनाव आयोग ने कोर्ट में ये आधिकारिक सर्कुलर पेश किया जिसमें पहले से ही साफ साफ लिखा था कि काउंटिंग सुपरवाइजर केवल केंद्र के नहीं बल्कि केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारी हो सकते हैं। बस फिर क्या था, इस एक दस्तावेज ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया और ये तय हो गया कि तकनीकी रूप से चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब कोर्ट रूम के इस गहमा-गहमी से निकलकर सीधे ग्राउंड पर आते हैं। कोर्ट के इन फैसलों और राजनीतिक तनाव का सीधा असर जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था में साफ-साफ देखने को मिल रहा है। अगर आप कलकत्ता के नेताजी स्टेडियम जैसे स्ट्रांग रूम्स को देखेंगे तो वो अब किसी किले से कम नहीं लगते। मतलब वहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के जवानों का भारी जमावड़ा है। एक दो नहीं बल्कि कई लेयर की सख्त बैरिकेडिंग की गई है और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा इतनी टाइट है कि वहां एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के खड़े होने तक पर पाबंदी है। ये कोई आम सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ये ईवीएम को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल है। लेकिन इतनी अभेद्य सुरक्षा के बावजूद राजनीतिक हलचल शांत नहीं है। भवानीपुर के हॉट सीट का घटनाक्रम इसका सबसे बड़ा सबूत है। हुआ ये कि 30 अप्रैल की रात को सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्हें कुछ गड़बड़ी की आशंका थी। अगले ही दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची और करीब 4 घंटे तक डटी रहीं। और इसके कुछ ही समय बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ये सारी घटनाएं बिना किसी पक्षपात के हमें ये बताती हैं कि दोनों ही पार्टियों में नतीजे के दिन को लेकर कितनी भारी बेचैनी है। चलिए अब चुनाव प्रक्रिया के एक बेहद जटिल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी रीपोलिंग। चुनाव आयोग को कुछ खास जगहों पर मतदान दोबारा करवाने का सख्त फैसला लेना पड़ा और इसके पीछे की हकीकत काफी दिलचस्प है। अगर हम दक्षिण 24 परगना के आंकड़ों पर नजर डालें तो वहां मुख्य रूप से 2 विधानसभा क्षेत्रों में रीपोलिंग हुई, मगराहट वेस्ट के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ। कुल मिलाकर ये 15 ऐसे बूथ थे जिन्हें चुनाव आयोग ने बेहद संवेदनशील माना और वहां दोबारा चुनाव कराने का आदेश दे दिया। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। सोचिए, सुबह 11 बजे तक ही इन 15 बूथों पर 37% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। आपको याद होगा कि इससे पहले वाले राउंड में इन्हीं इलाकों में 94% से ज्यादा मतदान हुआ था। अपना काम छोड़कर लोग दोबारा लंबी लाइनों में लग रहे थे। ये आंकड़ा इस बात का सबूत है कि वोटर्स अपने अधिकार को लेकर कितने दृढ़ हैं।
पर यहाँ हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को दोबारा वोट डालने के लिए बुलाना पड़ा? ये 15 बूथों का चुनाव अचानक रद्द क्यों हुआ? देखिए, 29 अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी उसमें काफी अजीब और बहुत ही गंभीर शिकायतें सामने आईं। बीजेपी उम्मीदवार गौर सुंदर घोष और कुछ अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन के बटन नंबर 2 पर जानबूझकर सेलो टेप या ब्लैक टेप चिपका दिया गया था। कुछ जगहों पर तो बटनों पर फेविक्विक जैसा सख्त गोंद डाल दिया गया ताकि बटन दबे ही ना, और तो और वोटिंग बूथ के अंदर तेज और अजीब सी गंध वाले स्प्रे छिड़के गए ताकि लोग अंदर रुक ही ना सके। जब हम कुल शिकायतों की बात रखते हैं तो सिर्फ इन्हीं इलाकों से पूरे 77 मामले दर्ज किए गए। 77 शिकायतें कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों को देखते हुए चुनाव आयोग को तुरंत एक्शन लेना पड़ा और चुनाव की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए इन 15 बूथों पर रीपोलिंग करानी पड़ी। अब कानूनी फैसले, पैरामिलिट्री फोर्स और राजनेताओं के आरोप प्रत्यारोप, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब के बीच वो आम इंसान कहाँ है जो असल में वोट डाल रहा है? इस पूरे झमेले की असली कीमत कौन चुका रहा है? जरा स्थानीय मतदाता सुखदेव अधिकारी जी की बात सुनिए, ये आपको ग्राउंड रियलिटी समझाएगी। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग से कहिए कि हमारी रोजमर्रा की दिहाड़ी की भरपाई करें। हमें दोबारा लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, अपना काम छोड़ना पड़ रहा है। देखिए, एक दिहाड़ी मजदूर के लिए उसके हर एक दिन की कमाई बहुत मायने रखती है। एक बार वोट देने के लिए काम छोड़ना समझ आता है, लेकिन जब सिस्टम की किसी गड़बड़ी की वजह से आपको फिर से लाइन में लगना पड़े तो ये सीधे सीधे उस इंसान के पेट पर लात मारने जैसा है। उनका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। और सिर्फ दिहाड़ी ही नहीं, एक और वोटर हैं विधान हल्दर, इनकी परेशानी भी सुनिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं और सिर्फ वोट डालने के लिए छुट्टियां लेकर अपने गांव आते हैं। विधान जी बताते हैं कि वो दूसरे राज्यों में काम करते हैं और इस अचानक आई रीपोलिंग के चलते उन्हें अपनी वापसी की टिकटें रद्द करनी पड़ी। अपनी तय यात्रा छोड़कर दोबारा तपती धूप में कतार में लगना किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर जमीनी हकीकत काफी उलझी हुई है। एक तरफ मजदूरों की दिहाड़ी का नुकसान है, बाहर काम करने वालों की यात्राएं रद्द हो रही हैं, और तो और कुछ इलाकों में तो ये अफवाह तक फैल गई थी कि अगर दोबारा वोट नहीं डाला तो आधार कार्ड या राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। जाहिर है, इससे एक डर का माहौल बना। लेकिन इन सब नेगेटिव चीज़ों के बीच एक अच्छी बात ये रही कि भारी संख्या में सीएपीएफ जवानों की मौजूदगी ने लोगों को हिम्मत दी। सुरक्षा बलों को देखकर वोटर्स के मन से हिंसा का डर कम हुआ और वो पूरे विश्वास के साथ दोबारा वोट डालने घरों से निकले। खैर, इन तमाम चुनौतियों और जद्दोजहद के बाद अब सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ उस एक दिन पर टिकी हैं, काउंटिंग का दिन, जब ये तय होगा कि जनता का अंतिम जनादेश किसके हक में गया है। इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ वो हाई वोल्टेज कानूनी लड़ाई है और स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करती पैरामिलिट्री फोर्स है, और दूसरी तरफ है वो आम नागरिक जो अपनी दिहाड़ी का नुकसान उठाकर, अपने काम छोड़कर चिलचिलाती धूप में 2 बार वोट देने लाइन में खड़ा है। तो जरा सोचिए, इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाए रखने की जो सबसे भारी कीमत है, वो आखिर कौन चुका रहा है?